हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं हमारे प्यारे नर्स एंड डॉक्टर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो डियर एस्पायरेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि आपकी 2 दिन से क्लासेस बंद थी। हम आपके लिए 2 दिन से कोई क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज फिर से हम कंटिन्यू आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज आपकी क्लास 4 है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लीजिए। और आई होप आप सभी ने प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। ये आपके स्पेशल क्लासेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया है। इससे पहले जितनी भी हमने क्लासेस करवाई हैं वहाँ पर हमने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, राइट। तो चलिए डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो डियर एस्पायरेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 51। हमारी सभी एस्पायरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, तो इसलिए आप टाइम लेकर अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर ही आंसर करेंगे। क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने से आप बहुत इजी आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। आज आपका टाइम है, आप अच्छे से क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर क्वेश्चंस को आपको खुद ही डिकोड करना है और खुद ही अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है ना। वहाँ पर तो आपको कोई नहीं बताएगा कि ये आपका क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है या कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो आज का थोड़ा सा हमने लेवल डिफ़िकल्ट किया है, ताकि आप अपने माइंड को यहाँ पर अप्लाई करें, राइट। चलिए तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। An endocrine structure that progressively degenerates later disappears during development। ड्यूरिंग डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट के दौरान हमारी थायराइड जो ग्लैंड है वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है। तो वो कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये आपको यहाँ पर बताना है। टेस्टिस, ओवरी, थाइमस या फिर रेटिक्यूलो इंडोथेलियल सिस्टम। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ। दैट इज़ जो हमारी थाइमस ग्लैंड है, अभी हमने आपको बताया कि थाइमस ग्लैंड है, जैसे जैसे हम प्यूबर्टी को अटेन करते हैं, जैसे जैसे हम एडल्ट होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है और इन एडल्ट स्टेज में हमें एक ये फैटी टिश्यू के रूप में देखने को मिलती है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इनटू साइटोप्लाज्म इन। साइटोप्लाज्म इन, बताइए। कोई सेल है ना, और सेल में हमारी बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं, लाइक न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। और ये सेल में जो सेल सैप है इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो एक सेल के अंदर जो उसका सराउंडिंग मीडियम है दैट इज साइटोप्लाज्म, उसी के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग की मैकेनिज्म है उसे आप क्या कहेंगे। आपको विथिन सेल बताना है। जो विथिन सेल है उस ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस या फिर ट्रांसडक्शन। बताइए आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। और देखिए ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है, जो आपने पढ़ा होगा दैट इज़ ट्रांसलेशन, है ना। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, फिर प्रोटीन की पैकेजिंग होती है और फिर प्रोटीन की ट्रांसपोर्टिंग होती है। तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, 2 तरीके का, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम। और यहीं पर क्या हुआ,
साइटोसॉल में ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, फिर यहीं पर पैकेजिंग होती है ना, गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स हैं वहाँ पर प्रोटीन की पैकेजिंग होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये पैकेजिंग हो रही है, फिर इसको बाहर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अगर रिक्वायर होगी हमारी सेल को ही, हमारी सेल के ऑर्गेनेल्स को, तो ये विथिन सेल कर दिया जाएगा। और अगर हमारी दूसरी सेल्स, हमारे टिश्यूज़ की जो दूसरी सेल्स हैं उन्हें रिक्वायर होगा तो इसे बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर एक सेल से दूसरी सेल में किया जाएगा तो हम इसे एक्जोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। बाहर की तरफ किया जाएगा तो इसे एक्जोसाइटोसिस कहेंगे। और अगर हमारी सेल की ऑर्गेनेल्स को ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, दैट इज़ इंडोसाइटोसिस। सो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन बी, इंडोसाइटोसिस, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन आवर बोन्स। हमारी बोन में इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सीजियम, यूरेनियम, प्लेटिनम या फिर स्ट्रॉन्सियम 90 या फिर स्ट्रॉन्सियम 90। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, याद रखेंगे। सो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्सियम 90 जो है ये हमारी बोन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वैसे हम सभी जानते हैं हमारे बोन में मोस्ट रिच कौन सा एलिमेंट्स होता है, डेट इज़ फास्फोरस। इसके साथ साथ कैल्शियम का भी रोल है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सर्जिकल ऑपरेशंस इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल to enable discharge of waste into the ileum, to enable discharge of waste without passing through the colon, है ना। सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, तो आप बताएंगे कि इनमें यहाँ से कौन सा पार्ट रिमूव किया गया है ना। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्चार्ज करने में या उसको बाहर की तरफ पास आउट करने में हमारी जो कोलन है ये इनेबल है ना। जो एक बार देख ही लेंगे अच्छे से, देखिए ये हमारी इसोफेगस है, दिस इज़ हमारा स्टमक है ना, दिस इज स्टमक एंड ये डियोडनम है। फिर ये डियोडनम से, देखिए डियोडनम से ये हमारी जो है इलियम और जेजुनम, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये फिर हमारा दैट इज़ एनस, है ना, रेक्टम, और फिर ये हमारा एनस, राइट। कुछ इस तरीके की प्रोसेस है, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या है, जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसे हम इस पार्ट को हम इलियम कह देते हैं, है ना, इलियम। और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, दैट इज जेजुनम, और ये हमारा था डियोडनम, राइट। तो जो इलियम है, इलियम प्लीज़ बी अटेंटिव, जो इलियम है, यहाँ इलियम से जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो कोलन में पास आउट नहीं हो पा रहा है ना। और फिर जो बेस्ट प्रोडक्ट है ये या कोलन में, यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जो आप सर्जिकल ऑपरेशंस करेंगे उससे आप क्या कहेंगी, बताइए, उससे आप क्या कहेंगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। उससे आप क्या कहेंगी, इलियोस्टोमी, आर्थोस्कोपी या फिर गैस्ट्रोस्कोपी या फिर वैसेक्टोमी। तो हमने आपको बताया था कि आप सबसे फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, इलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे, राइट। जो वासा एफ्रेंसिया है, ठीक है, इसके सर्जिकल रिमूवल को हम वैसेक्टोमी कहते हैं, जो कि मेल में होता है ना। तो ये नहीं हमारा होगा। और उसके बाद हम बात करें आर्थोस्कोपी एंड गैस्ट्रोस्कोपी, तो ये आपका स्कोप से रिलेटेड है ना, गैस्ट्रोस्कोपी करना, आर्थोस्कोपी, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ इलियोक्टोमी। यहाँ पर आपका होना चाहिए इलियोक्टोमी,
यहाँ पर आप सी कर लीजिए, इलियोक्टॉमी, राइट। तो इलियम के जो है सर्जिकली इसे रिमूव कर देने को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज़ इलियोक्टॉमी, है ना। ये देखिए यहाँ पर आपसे बताया गया है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, इलियोक्टॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स पर्सन इनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग एनाबोलिक स्टेरॉयड्स, कैफीन, विस्की या फिर लाइट बट हाई कैलोरी कंटेंट फूड। बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर स्पोर्ट पर्सन से, ठीक है, उसे मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी है तो ये क्या करेगा, एनाबोलिक स्टेरॉयड को टेकिंग करेगा, राइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनाबोलिक स्टेरॉयड्स। नेक्स्ट देखेंगे, द ड्रग यूज्ड फॉर वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट स्लीप इज कोकेन, एम्फीटामाइंस, कैफीन या फिर बीटल नट। बताइए इनमें से आप किस ड्रग को यूज करेंगे विदाउट स्लीपिंग, आप लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर किस ड्रग्स को यूज़ करेंगे जिससे कि आपको काफ़ी लंबे समय तक नींद नहीं आए और आप प्रॉपरली वर्क कर सके। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एम्फीटामाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैटी लीवर सिंड्रोम इज ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ। इनमें से आपको किसको एक्सेसिव लेने पर, है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने पर आपको फैटी लीवर सिंड्रोम हो जाता है। जो आपकी लीवर की सेल्स हैं, हिपेटोसाइटिक सेल्स, वहाँ पर फैट्स वगैरह का डिपोजिशंस हो जाता है, इससे मेरा फैटी लीवर हो जाता है, लीवर का साइज इनलार्जमेंट हो जाता है ना। तो बताएंगे यहाँ पर क्या होगा, मॉर्फिन, एल्कोहल, टोबैको या फिर बोथ बी एंड सी, या फिर बोथ बी एंड सी। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो 57 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्कोहल, राइट। अगर हम एल्कोहल को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करेंगे तो हमारा लीवर क्या होगा, फैटी हो जाएगा, साइज उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसको हम फैटी लीवर सिंड्रोम कहते हैं। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए 58 क्या है, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है या केमिकल फार्मूला क्या है, HClO, है ना, HClO या फिर ClO3 या फिर CaClO3 या फिर CCl4। बताइए। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आई होप सभी को पता होगा, और इसके साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका फंक्शन बताएंगे, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फंक्शन है, और आप इस फंक्शंस को अपनी नोटबुक पर भी अच्छे से नोट कर लेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड और O3। क्लियर, CaClO3। तो देखिए ये यहाँ पर आपका फार्मूला जो है इनकरेक्ट दिया गया है। आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, या हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर को हम वाटर ट्रीटमेंट और ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है आपका, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये CaOCl2 है ना, Cl का होल ट्वाइस, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेम द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म pH। टर्म pH किसने दिया था, आर्हेनियस ने, सोरेनसेंस ने, सिजविक ने या फिर
लाइनस पाउलिंग ने। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो क्वेश्चंस आपने नॉर्मली पूछे जाते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो 59 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि पीएच टर्म को किसने दिया था, दैट इज सोरेनसेन साइंटिस्ट ने दिया था, है ना। जो सोरेनसेन केमिस्ट थे उन्होंने पीएच टर्म दिया था। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, which of the following is the most prevalent risk factor in the development of catheter associated urinary सॉरी डियरेस्ट पेरेंट्स, प्लीज़ सॉरी। आजकल पता नहीं क्या है कि अगर डेटा ऑन होता है ना डाटा, तो फिर डायरेक्टली स्क्रीन पर जो है ऐड आ जाता है। सो लिटरली सॉरी फॉर दिस। देखिए फिर से क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिवेलेंट रिस्क फैक्टर इन द डेवलपिंग ऑफ कैथेटर एसोसिएटेड यूटेराइन ट्रैक्ट इन्फ्रैक्शन। कैथेटर एसोसिएटेड यूटेराइन ट्रैक्ट इन्फ्रैक्शन के लिए इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन फैक्टर है, बताइए, है ना। इन्फ्रैक्शन के लिए इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है? फीमेल जेंडर होना, इंक्रीजिंग एज, या फिर प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन, या फिर कैथेटर केयर वायलेशन। और ये क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का पेपर सॉल्व करा रहे थे, तो वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप कैथेटर से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर आप कैथेटर को लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं, है ना, अगर लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं, नीड नहीं है, फिर भी आपने उसको समय से कैथेटर को रिमूव नहीं करवाया या रिमूव नहीं किया, तो फिर क्या होता है, कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। तो ये वहाँ पर पूछा गया था। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो रिस्क फैक्टर हैं इसके लिए इनमें से कौन सा हो सकता है। तो अगर हमें कैथेटर जब बहुत ही ज़रूरत हो, है ना, जब मोस्ट इंडिकेशंस हो कि अब हमें कैथेटर्स को यूज़ ही करना है, तभी हमें कैथेटराइजेशन करवाना चाहिए। और उसके बाद जब हमें लॉन्ग टाइम के लिए कोई उसकी नीड ना हो तो हमें उसे रिमूव करा देना चाहिए। और नहीं तो फिर यहाँ पर कई सारे इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन। क्लियर, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफाइंड इट सेल्फ अगेंस्ट आ पैथोजेनिक एजेंट। बताइए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इम्यूनिटी, या फिर एडाप्टेशन। आप टाइम लीजिए और अच्छे से आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो पैथोजेंस के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंसी कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज हमारा इम्यून सिस्टम। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखिए, आइडियल पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ड्यूरिंग रिलेटिव फीडिंग इज। तो एस्पायरेशन जैसी प्रॉब्लम से, है ना, प्रिवेंट करने के लिए जिस समय हम रिलेटिव फीडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टाइम के लिए रिलेटिव फीडिंग पर हैं, तो उस समय हमें किस पोजीशन में रहना चाहिए या उसके लिए कौन सी आइडियल पोजीशन है? साइड लाइंग पोजीशन, हेड इंड 30 डिग्री एलिवेटेड, सुपाइन पोजीशन, या फिर सिटिंग पोजीशन, बताइए। तो इसके लिए जब हम रिलेटिव फीडिंग पर हैं या रिलेटिव फीडिंग के बाद 30 मिनट्स के बाद तक जो है हमें अपने हेड को अपने बिस्तर से, अपने बेड से लगभग 30 to 40 डिग्री ऊपर रखना चाहिए, है ना। सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, हेड इंड 30 डिग्री एलिवेटेड। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मीन्स
फॉर प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल्स, पीरियोडिक फ्यूमिगेशन, प्रोफाइलैक्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी, या फिर यूज़ ऑफ पीपीई, या फिर हैंड हाइजीन। आप टाइम लेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो नॉर्मली करेक्ट क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, हैंड हाइजीन। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलरा इज। कॉलरा के लिए आप इनमें से कौन सी ड्रग चॉइस करेंगे? कौन सी ड्रग्स आप पेशेंट को देंगी? बताइए। टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, या फिर कॉट्रीमाजोल, सो करेक्ट क्या हुआ? ऑप्शन ए, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 65, फिफ्थ डिजीज़ इज़ आल्सो नोन एज। हमने आपको 4D डिजीज़ के बारे में बताया था और आज हमें बताएंगे फिफ्थ डिजीज़ किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आप 4D डिजीज़ के बारे में भी जितनी बातें हमने आपको बताई थी सारी बातें आप अपनी नोट कॉपी पर नोट करेंगे। राइट, यहाँ बताइए आप क्या करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें आप ज़रूर नोट करते हैं सभी लोग, और इसका भी आप आंसर करेंगे। इर्थमा इन्फेक्टियोसम, मप्स, मिजेल्स या फिर रुबेला। मिजेल्स या फिर रुबेला, बताइए इनमें से किसको हम फिफ्थ डिजीज़ के नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इरिथमा इन्फेक्टियोसम। इरिथमा इन्फेक्टियोसम, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट देखेंगे, कॉन्जेनाइटल रूबेला इज डायग्नोस्ड इन इन्फेंट्स विद द हेल्प ऑफ। किस इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन की हेल्प से आप कॉन्जेनाइटल रूबेला को डायग्नोस्ड कर सकते हैं किसी भी इन्फेंट्स में? IgM, IgG, या फिर IgE, या फिर IgA। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ना? क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है IgM। IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions needs to be treated immediately? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसको आप तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करेंगी? यूरिनरी रिटेंशन, क्लोज्ड फ्रैक्चर, आई इंजरी, या फिर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग तो डेफिनेटली आप तुरंत आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। नॉर्मली क्या पूछा है, आप इनमें से किस प्रॉब्लम को इमीडिएटली ट्रीटमेंट देंगी? सो ऑप्शन डी करेक्ट, कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग, है ना? ब्लीडिंग अगर कहीं भी हो रही है, कॉन्टिन्यूअस अगर लगातार कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हम ब्लीडिंग ना हो, है ना? अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो फिर पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाएगा। तो हम वहाँ पर तुरंत क्या करेंगे? ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो, है ना? ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो और ब्लीडिंग होना बंद हो जाए। तो ये हम सबसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। सो करेक्ट आंसर डी। बस आपको यहाँ आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर चूज़ करना था। राइट, नेक्स्ट देखें, which of the following nursing diagnosis is the priority for a client with sickle cell disease? Sensory, perceptual alteration, pain, fluid volume excess, या फिर यूनिलेटरल निग्लेक्ट। बताइए यहाँ क्या करेक्ट होगा? आप प्लीज़ टाइम लेंगे और आप खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे।
तो सिकल सेल डिजीज़ से जो पेशेंट है उसकी डायग्नोसिस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पेन। पेन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 69, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स मॉनिटर इन अ क्लाइंट रिसीविंग टाइडल लेफिल। तो इनमें से आप क्लाइंट को क्या मॉनिटर करेंगी टाइडल फिल रिसीविंग के लिए? ब्लड प्रेशर चेक करेंगी, यूरिन आउटपुट चेक करेंगी, या फिर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर टेम्परेचर? बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, ऑप्शन नंबर बी, आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगी। नेक्स्ट देखिए, आइसोलेशन रिक्वायर्ड इन साल्मोनेलोसिस, है ना, साल्मोनेलोसिस अंटिल, साल्मोनेलोसिस में है ना आइसोलेशन के लिए क्या रिक्वायर है? 3 days आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक्स थेरेपी, 3 consecutive स्टूल सैंपल बिकम निगेटिव, या फिर 3 consecutive ब्लड कल्चर बिकम निगेटिव, या फिर रेसेस डिसअपीयर। तो साल्मोनेलोसिस में हम ब्लड कल्चर तो नहीं करते हैं, है ना, और 3 days आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, 3 दिन के बाद हम एंटीबायोटिक्स थेरेपी स्टार्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं करते हैं, और रेसेस डिसअपीयर ये भी आपका नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेक्टिव स्टूल सैंपल बिकम निगेटिव। इस चीज़ को हम आइसोलेशन के लिए ये चीज़ हमारे लिए रिक्वायर होगी। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस के लिए जो स्टाफ नर्सिंग के आपका जो एप्लीकेशन आया है ना, आई होप मोस्टली आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, या फिर अभी शायद एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैंने रिसेंट में चेक नहीं किया, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। ये आपको जो आपका www.sarkariresult.com है वहाँ भी आ चुका है, और हमने बहुत पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि आप डायरेक्ट जो है www.gims.ac.in.com वेबसाइट से भी इस फॉर्म को फिल कर सकती थी, है ना। तो उसके लिए हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, केजीएमयू स्टाफ नर्स, एएमपी सीएचओ नर्सिंग एग्ज़ाम्स, इसके साथ साथ जिम्स स्टाफ नर्सिंग एग्ज़ाम्स, इन सभी एग्ज़ाम्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और लगातार अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।